हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाइला ग्लूबियोसा के बारे में। यहाँ पे PILS लिखा हुआ है, ये A होगा, ठीक है। तो आज हम लोग पाइला ग्लूबियोसा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। देखिए, पाइला ग्लूबियोसा को हम लोग कॉमनली बोलते हैं एप्पल स्नेल। क्या बोलते हैं? एप्पल स्नेल, क्योंकि ये ना शेप की तरह दिखता है और सेम उसी तरीके से इसका थोड़ा स्ट्रक्चर भी होता है। और स्नेल इस वजह से, क्योंकि ये स्नेल जैसे कैरेक्टर शो करता है, लाइक बहुत स्लो चलना, और चलना तो पूरा ऐसे सरफेस से पूरी बॉडी इनकी टच होकर के चलती है। देयर आर न्यूमरस कैरेक्टर जो अभी हम बात करेंगे। तो कॉमनली हम इन्हें क्या बोलते हैं? घोंगा बोलते हैं अपने हिंदी की लैंग्वेज में। कई लोग इसको खाना भी बहुत पसंद करते हैं। इसको एज अ, आप बोल सकते हो कि खाने के तौर पे, एक डिश के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इकोनॉमिकली ये हमारे लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है। अगर हम पाइला के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम ये देखते हैं कि किंगडम इनका एनिमैलिया है, ओके। तो ये एनिमैलिया किंगडम से बिलोंग करते हैं। एज यू ऑल नो कि भाई एनिमल है तो एनिमैलिया से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर प्लांट होता तो प्लांट ही से करता। सेकेंड वन इज़ मोलस्कन। तो ये मोलस्कन्स होते हैं। इनकी अगर हम बॉडी की बात करें तो आप देखते हैं कि इनमें मस्कुलर फुट पाया जाता है, ठीक। उसके बाद इसमें शेल पाया जाता है, ओपर्क्युलम पाया जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मोलस्कन्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं। सेकेंड लार्जेस्ट ये एनिमेलिया का किंगडम है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन इनका जो क्लास है वो गैस्ट्रोपोडा है। नाम से ही पता चला है, गैस्ट्रो मतलब आप गट याद रखते हो, ठीक है, रखते हो। पोडा मतलब आप जानते हो कि फिट होता है। तो इनका जो फिट होता है और जो गैस्ट्रिक वाला एरिया होता है वो एक्चुअली में एक दूसरे से जुड़ा होता है। डेट्स वाई इन्हें क्लास गैस्ट्रोपोडा में रखते हैं। ऑर्डर इनका प्रोसोब्रैंकिया होता है। फैमिली इनकी पाइलिडी होती है। एज आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि AE लगा दो। ये आपका बन जाता है फैमिली। उसके आगे E भी अगर लगाओ तो ये आपका एक फैमिली का कोड है कि भाई ये अगर आगे लगा है टर्म के तो ये ज़रूर फैमिली है। उसके बाद इनका जीनस पाइला है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द पॉपुलर वन इज ग्लोबियोसा, जिसके बारे में आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। देखिए, अगर हम फाइलम मोलस्का की बात करते हैं तो देयर आर न्यूमरस कैरेक्टर्स एज आई सेड। ये सबसे पहले तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है हमारे एनिमैलिया का, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे आपको स्पीसीज दिखते हैं, लाइक अनगिनत दिखेंगे। लाइक ऑर्थोपोडा इज़ द फर्स्ट वन और सेकेंड पे मोलस्कन्स रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्पीसीज होने की वजह से इसे हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम बोलते हैं। ये मोस्टली जितने भी मोलस्कन्स होते हैं वो मैराइन होते हैं या फिर फ्रेश वाटर होते हैं। उसके अलावा इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम का होता है, मतलब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के किसी एक पर्टिकुलर काम को कर रहे होते हैं। और इनकी बॉडी जो होती है वो इनके पास एक कैविटी होती है। उसके बाद इनकी बॉडी कैल्केरियस सेल से, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टर्म, कि कैल्केरियस सम मतलब कि कैल्शियम से बना हुआ एक शेल होता है, ठीक है, जो कि बहुत हार्ड होता है, बहुत ठोस होता है। वो इनको एनिमी से बचाने के बड़ा काम आता है, क्योंकि इनके अंदर की बॉडी मोलस्कन्स की ना बड़ी सॉफ्ट होती है। तो ऊपर से सेल इनको प्रोवाइड किया जाता है कि अपने एनिमीज जो हैं उनसे ये बच पाएँ। उसके बाद इनकी बॉडी हेड, विशरल मास, मस्कुलर फुट एंड मेंटल में डिवाइड होती है। जितने भी मोलस्कन्स होंगे इनके हेड में आप टेंटिकल्स देखते हो, कंपाउंड आइज देखते हो। मस्कुलर फुट जो होता है ये मसल्स का बना होता है, इनका जो पैर होता है। और लोकोमोशन मतलब कि चलने के लिए काम आता है, गति में काम आता है। इनके पास वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। इनके पास विकसित पाचन तंत्र है। और जैसा हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में जब हम लैमेलिडियन पढ़ रहे थे, यूनियो, तो वहाँ हमने आपको बताया था कि मोलस्कन का होने के बावजूद इसके पास रेड्यूला नहीं था, ठीक है, लैमेलिडियन के पास। लेकिन एज आई सेड कि मोलस्कन्स में ना मैक्सिमम मोलस्कन्स में आपको रेड्यूला देखने को मिलेगा। तो स्नेल इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल जिसमें आप रेड्यूला देखते हो। यहाँ पर रेड्यूला जो होता है वो रेस्पिंग ऑर्गन के लिए प्रेजेंट होता है हमारे स्नेल में। अगर एक्सेप्शन की बात करें तो लैमेलिडियन में रेड्यूला जो है वो एब्सेंट होता है। स्नेल के पास बहुत सारे तित होते हैं, लेकिन ये एक फन फैक्ट भी है कि इनके पास बहुत सारे ही तित होते हैं, बहुत सारे दांत होते हैं, जिसकी वजह से आराम से ना खाना खा लेते हैं। फिर रेस्पिरेशन जो होता है मोलस्कन्स में, ये जनरल बॉडी के सरफेस के थ्रू भी हो सकता है, थ्रू डिफ्यूजन की वजह से, और कुछ पल्मोनरी सैक या फिर गिल जिसको बोलते हैं उनके द्वारा भी हो सकता है। ब्लड सर्कुलेट करता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। और इनमें पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया पाया जाता है एक्सक्रीशन के लिए। और नर्वस सिस्टम मोलस्कन्स में आप देखते हो कि पेयर्ड गैंग्लिया एंड नर्व पाया जाता है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम मोलस्कन्स। और इन कैरेक्टरिस्टिक की पूर्ति जरूर पाइला ने की होगी, डेट्स वाई पाइला को क्या किया गया है, मोलस्कन्स में रखा गया है। इफ़ यू टॉक अबाउट द हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ पाइला ग्लोबियोसा, तो हम ये देखते हैं कि पाइला ग्लोबियोसा को कॉमनली हम लोग बोलते हैं कि ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में पाया जाता है। मतलब ये कि मीठे पानी में ये पाया जाता है, जैसे कि तालाब हो गए,
फिर आपके तालों हो गए, फिर टैंक्स हो गए, लेक हो गया मतलब कि झील हो गए, दलदले हो गए। उसके बाद राइस का फील्ड जो होता है, चावल के जो खेत होते हैं, वहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा देखते हो। फिर स्ट्रीम एंड रिवर्स के आसपास भी आप जरूर देखो, आपने पाइला देखा होगा। फिर जो इनका मूवमेंट होता है इन एनिमल्स का, वो ग्लाइडलिंग मूवमेंट होता है। जैसे कि प्लानेरिया, जब भी आप कभी माइक्रोस्कोप यूज़ किया आपने, तो अंडर माइक्रोस्कोप आप प्लानेरिया का एक बार मूवमेंट देखना। सेम उसी तरीके से ना जो स्नेल होते हैं ना, वो भी चलते हैं एकदम मतलब सरफेस से टच होकर के एकदम, अब कैसे आपको बताऊँ, आगे थोड़ा थोड़ा एकदम धीमे धीमे चलते हैं वो, ठीक है। और रेनी सीजन में ना ये बोर हो जाते हैं पानी में रह रह करके, और ये बाहर आ जाते हैं थोड़ा सा टूर करने के लिए। जैसे आप लोग घर में बोर हो जाते हो तो आप टूर के लिए निकल जाते हो कहीं भी, चल टूर करके आते हैं। तो ये भी क्या होता है, पानी में रह करके जब बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं तो ये ज़मीन पे आ जाते हैं, टेरेस्ट्रियल आ जाते हैं और थोड़ा टूर के लिए निकल जाते हैं। फिर वो जब, अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि भाई पानी में रह रहे हैं तो भी सांस ले रहे हैं, बाहर आएंगे तो भी सांस लेंगे। डैट मीन कि इनमें दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं। एक एरियल होता है जो कि टेरेस्ट्रियल पे आते ही, मतलब ज़मीन पे आते ही इनका रेगुलेट होने लगता है। और उसके बाद फिर जो सेकेंड होता है वो पानी में रहने के टाइम पर जो होता है वो रेगुलेशन होता है रेस्पिरेशन का। आगे हम फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ेंगे। सो व्हाट आई से इज़ कि यहाँ पर यही है कि भाई रेनी सीजन में ये मस्त पॉन्ड जो होता है वो खूब सारा पानी से भर जाता है। और तो ये क्या करते हैं कि ये कहते हैं अरे यार बहुत पानी हो गया, चलो चलो धरती पे चलते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल चलते हैं और फिर वहाँ पे रहते हैं, ज़मीन पे मस्त रहेंगे, थोड़ा टूर करके आते हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ से वो एयर को डायरेक्टली क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। बरसात के मौसम में पाइला, पिला नहीं होगा, पाइला लिख लेना, ठीक है, तालाबों से बाहर आता है और लंबे समय तक स्थलीय भ्रमण करता है। और इसे इस प्रकार से वो सीधे हवा भी लेता है, मतलब कि थ्रू एयर, मतलब डायरेक्ट एयर वो क्या करता है, रेस्पायर करता है। अगर इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग इनका मॉर्फोलॉजी होता है। देखिए सबसे पहले तो इनमें जो सेल होती है बड़ी ही ठोस होती है, और ये जो सेल का पार्ट होता है एक्चुअली में आप देखते हो कि पूरा का पूरा कैल्शियम से बना है। एंड यू नो कि कैल्शियम ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। जब अगर वो सूख जाए, अगर पानी के बाद आप उसको सुखा दो तो आप देखते हो कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। दिस इज़ द शेल। ये एक ऊपर की कवरिंग है जिसके अंदर ये सॉफ्ट बॉडी पार्ट जो है हमारे पाइला का, वो क्या है, वो अंदर छिपा रहता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये पूरा पार्ट क्या है, इस शेल के अंदर छुपा हुआ है, ओके। अब जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी बड़ा सा एनिमी आ जाता है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई यहाँ पर आया, ठीक, अब कोई इसको छूना चाह रहा है कि आजा भाई आजा, इधर आजा, तो ये इससे डर जाएगा क्योंकि इसको लगेगा कि अरे भाई ये तो देखने से ही लग रहा है कि ये तो हमको खा जाएगा। तो फिर ये क्या करेगा, ये चुपचाप अपनी जो बॉडी होगी उसको इसके अंदर ही क्या कर लेगा, अंदर घुसा लेगा, और एक क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल से एक हार्ड सब्सटेंस की तरह बन जाएगा, एक पत्थर नुमा दिखने लगेगा। तो फिर ये आदमी जो यहाँ पर आया था, अब वो क्या करेगा, ये सोचेगा कि चलो भाई अब वापस चलते हैं, ये तो मिलने से रहा, ठीक। तो इसी तरीके से अपने एनिमी से बचने के लिए ये अपनी जो ये सॉफ्ट बॉडी होती है, ये जो सॉफ्ट बॉडी होती है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, दैट्स वाई ये खाने के लिए भी यूज़ होते हैं, ठीक है, मीट की तरह। तो इतनी सॉफ्ट होती है कि आराम से कोई भी इसको हार्म पहुंचा सकता है। इसी वजह से इनको भगवान ने क्या किया है, एक बहुत अच्छा सा सेल दे दिया है, एक ठोस कैल्शियम का बना हुआ सेल दे दिया है जिसके अंदर ये आराम से छुप जाते हैं, ओके। अब अगर पढ़ लें कि आगे बात करें तो हम ये देखेंगे कि जो ये हमारा शेल है, ठीक है, ये जो पाइला का सेल है ना, एक्चुअली में यहाँ पर एक होता है ना, एक एपेक्स होता है जो कि थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर। अब इस एपेक्स से ही क्या होगा ना, इस एपेक्स से ही क्या होगा कि अंदर होल्स बने होंगे ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से बनेंगे, ओके। तो आपको समझ में आ रहा है, दिस इज द होल, ठीक है, ये जो ऐसे हमने लाइन लाइन बनाई है, दिस इज व्हाट, दिस इज होल। और ये जो बीच में हमने एपेक्स बनाया है जो कि थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट है उस सेल का, वो हमारा एपेक्स कहलाता है, ठीक है। इसमें एक कॉल्यूमिनार भी होता है तो वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। ऊपर से अगर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखो तो आपको सेल पे एपेक्स एंड वॉल दिखाई देगा। ये जो होता है वॉल, इसको होल जो भी पढ़ो, ये एक सीरीज ऑफ लाइन्स होती हैं, ठीक है, सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रिक लाइन भी बोल सकते हो, लाइन्स होती हैं जो कि सेल पे बनी हुई होती हैं, ठीक है। ये हमने बात कर ली शेल की। अगर हम इनके हेड की बात करें, ठीक है, देखिए, एक मिनट, देखिए ये इनका हेड वाला पार्ट है, ठीक है, इतना जितना हम ग्रीन कर रहे हैं, ओके। अब इनके हेड में कुछ चीज़ें पाई जाएंगी, जैसे कि इनके हेड में ना सबसे पहले तो टेंटिकल्स पाए जाते हैं, 2 टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, 2 जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और जो 2 होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे 2 पेयर्स में पाए जा रहे हैं। अगर हम 2 पेयर बोलेंगे तो भी हमारा मतलब 4 टेंटिकल्स से होगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 लॉन्ग होंगे 2 शॉर्ट होंगे तो 2 एंड 2 जो मिला करके 4 ही बनेगा, ठीक है।
तो 4 यहाँ पर आपको टेंटिकल्स दिखाई देते हैं। जो 2 होते हैं वो उसको हम ऑसिक्यूलर टेंटिकल्स बोलते हैं, एंड जो 2 होते हैं वो अल्फैक्टरी होते हैं। ठीक, टेंटिकल्स की बात। अब हम अगर बात करें कि इसी हेड के पार्ट पे आपको आई दिखाई देता है, जो कि देखने के काम आएगा। ऑल्फैक्टरी से आपको समझ में आ रहा है कि स्मेल करने के काम आएगा कोई चीज़। फिर यहाँ पे माउथ होता है। माउथ में भी 2 चीज़ें होती हैं। एक जो सबसे आउटर पार्ट होता है वो इनका आउटर लिप होता है, ठीक है, और जो अंदर का होता है वो इनर लिप होता है। तो इनके माउथ में 2 लिप्स होती हैं, एक आउटर एक इनर। दो आपके ऑसिक्यूलर टेंटिकल्स होते हैं, 2 ऑल्फैक्टरी टेंटिकल होते हैं। तो ये कुल मिला जुला करके आपका ये यहाँ पे हेड बन जाता है, जहाँ पे आपको अगर हम एक ब्रीफली आपको चीज़ें बताएं तो आपको हेड पार्ट में कुछ इस तरीके से चीज़ें दिखाई देती हैं कि 2 पेयर टेंटिकल्स दिखाई देंगे, ठीक है, आपको उसके बाद 1 पेयर आई दिखाई देगी, ठीक है, यहाँ पर। और आई जो होगा वो एक स्टॉक से जुड़ा होगा, जिसको कि हम ओमेंटोफोर बोलते हैं। ये मूवेबल होता है, ये मूव करता है इधर उधर, क्या होता है, मूव करके दिखा देता है कि कहाँ कौन से, जैसे हमारी आंखें ना वो मूव करती हैं, तो वैसे ही इनका ओमेंटोफोर एक आई है, ठीक है, यहाँ पर आई है ऊपर, और ओमेंटोफोर ऐसा स्टॉक नुमा स्ट्रक्चर होगा जो कि मूव करेगा इधर उधर, ठीक है, जिसकी वजह से आई चारों तरफ की चीज़ें देख पाएगा। मतलब चारों तो नहीं, उसके लिए तो आपको पूरा 360 घूमना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट लेफ्ट राइट सीधे तो देख लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टेंटिकल्स में आपने देखा कि 2 यहाँ पर आपके ऑल्फैक्टरी होते हैं, 2 ऑसिक्यूलर होते हैं। तो ये आपके हेड का बात हो गया। उसके बाद शेल हमने देख ही लिया। अब जैसे आप इस शेल को खोलते हो, ठीक है, मान लो कि आपने इस सेल को खोला, ओके, मान लो कि इस सेल को आप ऐसे कर रहे हो, इसको खोल रहे हो, ठीक, तो अंदर की तरफ आपको दिखेगा मेंटल। क्या दिखेगा? मेंटल। और इस मेंटल में ये जो मेंटल है, अगर ये सेल है, मान लीजिए कि ये शेल है, ठीक है, अब इस सेल को अगर हम खोल रहे हैं तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगी ना, ये पलट जाएगी, और पलटेगी तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी, ठीक, ये कुछ ऐसे दिखाई देगी। अब इसके अंदर विशरल मास होगा, ये पूरा ऐसे विशरल मास होगा, और इस मास में आप देखोगे कि बहुत सारे ऑर्गन्स रखे हुए हैं जो कि अपना डिफरेंट जो मेटाबॉलिक कैरेक्टर है वो कर रहे हैं, ठीक है। मेंटल समझ में आया। फिर इसकी पूरी बॉडी से जुड़ा हुआ, ठीक है, इनकी पूरी बॉडी से जुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा क्या? फुट दिखाई देगा। दिस वन इज द फुट, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज द फुट। तो ये फुट आपको काफ़ी लंबा चौड़ा दिखाई देता है, मस्कुलर होता है, और ये चलने के काम में आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अगर हम शेल की बात करें तो जो टॉप होता है शेल का, उसे हम एपेक्स बोलते हैं, जो कि फर्स्ट, सबसे पहले वही फॉर्म हुआ होता है, सबसे पहले वही बना होता है, और यहीं से स्मॉल एंड ओल्डेस्ट, मतलब इसी को हम लोग स्मॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट हॉल कहते हैं, क्योंकि ये भी तो एक लाइन ऑफ सीरीज का एक पार्ट ही है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे बना होगा। तो ये वाला जो एपेक्स वाला पार्ट है, ये सबसे पहले बना है, तो इसे हम ओल्डेस्ट भी बोलते हैं, और सबसे क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट हॉर्ल भी बोलते हैं। जो आउटर मार्जिन होता है हमारे माउथ का, उसे आउटर लिप कहा जाता है, और जो इनर मार्जिन होता है उसे हम लोग इनर लिप या फिर कॉलमिनर लिप कहते हैं। सेंटर में सेल के एक वर्टिकल एक्सिस होती है जिसे हम कॉलमिला बोलते हैं, और अराउंड विच द हॉर्ल ऑफ द सेल आर क्वाइल्ड, एंड कॉलमिला जो होता है वो हॉलो होता है, और इनकी ओपनिंग एक्सटीरियर होती है जिसे कि हम अम्बिक्युलस बोलते हैं। फिर जो लाइंस होती हैं ग्रोथ की शेल में, जो हमने आपको लाइंस बताई थी हॉल वाली, दे आर विजिबल, और उसमें से कुछ जो होते हैं वो रिजेस के फॉर्म में पाए जाते हैं। किसमें? लकीरों के तौर पे वो दिखाई देती हैं, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? वेरिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिसेस बोलते हैं। ओके, तो दिस इज द शेल। देखिए ये सेल है, देख रहे हो इस पर कितनी सारी लाइन्स पाई जा रही हैं, ठीक है, देखो ये लाइन है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज द शेल। ओके, अच्छा, उसके बाद ओपिक्यूलम की बात कर लेते हैं। फिटिंग इनटू द ओपिक्यूलम की बात करते हैं। फिटिंग इनटू द माउथ ऑफ द सेल इज अ कैलकेरियस ओपिक्यूलम। इट्स आउटर सर्फेस shows a number of rings of growth around the nucleus. The inner surface has the elliptical balls of attachment of muscle, and the balls is cream colored and is surrounded by the groove. जैसे ये बोला जा रहा है कि खोल के मुंह में फिट होने वाला एक कैलकेरियस ओपिक्यूलम होता है। इसकी बाहरी सतह पर एक नाभिक के चारों ओर विकास की गई छल्ले दिखाई देते हैं। आंतरिक सतह पर मांसपेशियों के जोड़ने के अंडाकार बॉस होते हैं। बॉस क्रीम कलर का होता है। पता है ये कहाँ देखोगे आप? जैसे आप शेल को हटाओगे ना तो फिर आपको ओपिक्यूलम दिखेगा। व्हाट आई एम सेइंग इज ना, जिसने लैमेलिडन वाली वीडियो पढ़ी होगी उसको शेल और मेंटल तो समझ में आ रहा होगा कि सेल इज लाइक कि कटोरी का ऊपर वाला पार्ट, एंड मेंटल इज लाइक कि कटोरी का अंदर वाला पार्ट। अब वहीं पर ओपिक्यूलम होता है, ठीक है, वहीं पर क्या होता है? ओपिक्यूलम होता है। दिस देखो यहाँ पे, यहाँ कहीं ओपिक्यूलम बना है? नहीं बना है, बट यही है, देख लो, ये आपका शेल है
और यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट मेंटल है। तो ओपर्कुलम जब आप एक शेल को खोलोगे तभी आपको वो दिखाई देगा। ये ना मुंह में फिट होने वाला एक कैलकेरियस ओपर्कुलम है, ठीक है। इसके बाहरी सतह पर एक नाभिक के चारों ओर विकास, ये आपको तभी दिखाई देगा जब आप मतलब काटो उठोगे इसको, तभी दिखाई देगा, ठीक है। तो बस ये समझ जाओ कि हाँ ओपर्कुलम एक इसमें पाया जा रहा है। जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है हेड में, विशरल मास में, मस्कुलर फुट में एंड मेंटल में। मतलब कि ये शरीर का जो सिर होता है, आंत का जो द्रव्यमान होता है, मांसपेशी होते हैं, मेंटल होते हैं, इन सभी में इनकी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है वो डिवाइड होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने आपको हर एक चीज़ बताई है कि देखिए ये होर लोग हैं, इनके लाइन वाले, ये शेल हो गया। फिर यहाँ पे आपको मेंटल के ही पास आपको न्यूमेटोस्टोम दिखाई देगा, जिसे आप सांस वांस लेने वाली चीज़ें देखोगे। फिर मेंटल हो गया, फिर ये हेड वाला रीजन हो गया जहाँ पे आप 2 आई देखते हो, अपर टेंटिकल देखते हो, माउथ देखते हो, लोअर टेंटिकल देखते हो, एंड ये हो गया आपका फुट, जिससे कि वो लोकोमोशन के काम में आता है। अगर हम हेड की बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंट हेड होता है, प्रोड्यूस इनटू ए स्नाउट, एक स्नाउट के रूप में आपको दिखाई देगा, ठीक है। जैसे थूथन इसको बोलते हैं, थूथन के रूप में दिखाई देगा। एक हेड जो होता है उस पर आपको 2 पेयर्स आपको टेंटिकल्स दिखाई देंगी, एक पेयर ऑफ आई दिखाई देगा, एक माउथ दिखाई देगा और एक लोचल लोब दिखाई देगा। इस माउथ में आपको एक आउटर लिप दिखाई देगा और आपको एक इनर लिप दिखाई देगा। दिस इज ऑल अबाउट योर हेड। एंड उस सिर के टेंटिकल के पीछे डंठलों या ओमनेटोफोर पर बनी आंखों की एक जोड़ी होती है। टेंटिकल मास की बात करें तो नाम से ही समझ में आ रहा है, विसरल मतलब छुपा हुआ और मास मतलब एक द्रव्यमान। अब इस छुपे हुए द्रव्यमान में आप क्या देखते हो, बहुत सारे मेन ऑर्गन्स देखते हो जो कि अपना काम कर रहे होते हैं। स्पाइरली क्वाइल्ड होता है लाइक अ सेल, इट लाइक अ हम्प शेप, जैसे कि ऊंट का हम्प होता है वैसे ही ये भी दिखाई देते हैं। विशरल मास जो होता है इसमें टॉर्सन की फेनोमेना आपको दिखाई देती है, जो कि कॉइलिंग से डिस्टिंक्ट होती है। मतलब ये कि कॉइलिंग एक अनदर टर्म है। जैसे कई लोग ये सोच रहा होगा कि पाइला जो है वो अपनी बॉडी को ना शेल के अंदर क्वाइल करके मतलब चला जा रहा होगा, जैसे उसने आपको मोड़ लिया अपने आप को और वो अंदर चला गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है एक्चुअली। देखो जैसे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये रहा शेल, ठीक है, ये रहा एक शेल। अब आप ये सोच रहे होगे कि जो हमारा इसके अंदर ये बॉडी है हमारे पाइला की, मान लीजिए कि ये पाइला की बॉडी है, ठीक, ये मान लीजिए कि पाइला की क्या है, बॉडी है, ये रहे इसके 2 आँख, ओके, एंड दिस वन इज द टेंटिकल, मान लो ये बॉडी है। तो आप ये सोच रहे होगे कि अगर कोई एनिमी आता है तो ये क्या करता होगा, ये अपने आप को ऐसे रोल कर लेता होगा और रोल करके अंदर घुस जाता होगा। लेकिन नहीं, ये क्वाइलिंग नहीं कर रहा है, ये अपनी बॉडी को क्वाइल करके अंदर नहीं घुसता है। ये एक्चुअली में क्या करता है ना, अपना ये जो हेड वाला रीजन है ना, इसको पूरी तरीके से ना ऐसे कर लेता है, मोड़ लेता है पीछे की तरफ। लाइक ये इसका फुट वाला पार्ट है, ये विशरल मास है जहाँ पे सारे के सारे ऑर्गन्स पड़े हुए हैं। तो ये क्या करता है, ये जो अपनी आगे की बॉडी होती है ना उसको पूरी तरीके से उठा के पीछे रख देता है। तो जो यहाँ पर बॉडी बनी है, ठीक है, मान लीजिए जो हमने ये आपका फिगर बनाया है उसमें ये जो बॉडी आगे की तरफ जानी चाहिए, ये नॉर्मल केस में रहता है, लेकिन जैसे उसने एनिमी देखा तो यही बॉडी क्या होती है, नीचे का पार्ट तो एज इट इज़ रखा ही हुआ है, लेकिन ये बॉडी कुछ इस तरीके से मुड़ जाती है। वेट, ये बॉडी कुछ इस तरीके से मुड़ जाती है, ठीक, ऐसे ये कुछ इस तरीके से मुड़ जाती है और जो शेल होता है उसके अंदर जो पाइला होता है वो छिप जाता है। तो कॉइलिंग की प्रोसेस नहीं हो रही है यहाँ पर, क्या हो रही है, टॉर्सन की प्रोसेस हो रही है। आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेंटल की बात करते हैं। मेंटल को हम लोग एक अनदर नेम भी देते हैं जिसका नाम है पैलियम। ये कवर करता है पूरा का पूरा विशरल मास और ये एक हुड फॉर्म कर लेता है ओवर द एनिमल व्हेन इट इज़ विथड्रॉन। जो मेंटल होता है वो पिगमेंटेड होता है, इनमें कीमोसेंसरी पैचेस पाए जाते हैं जिसे हम ऑस्फेरेडियम कहते हैं, जो कि ये चेक करता है। मान लीजिए हमने आपको बताया कि एक्वेटिक में भी रह ले रहा है और ये बाहर भी रह ले रहा है। तो एक्वेटिक में ये जा रहा है तो पानी एसिडिक है, पानी बेसिक है, पानी न्यूट्रल है, कैसे। अब जैसे आप बोलोगे कि दीदी पानी तो भाई न्यूट्रल होता है, लेकिन नहीं, जैसे आप जिस पानी में ये जा रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो साफ़ हो, ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपने ले जाके कोल्ड ड्रिंक ना फेंका हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई एसिड ना फेंका गया हो, तो वो पानी क्या है, वो कॉन्टामिनेटेड है। तो जो पाइला है वो अपने पानी के हिसाब से मतलब उसको टेस्ट करता है कि भाई ये पानी, इसकी जो क्वालिटी है वो हमारे रहने के लिए क्या सक्षम है, क्या अच्छी है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए हमारे पाइला के पास जो उसका मेंटल होता है ना, उस पार्ट पे कीमोसेंसरी पैचेस पाए जाते हैं जिसे हम ऑस्फेरेडियम कहते हैं। और ये ऑस्फेरेडियम ये पता लगाता है कि जिस पानी में पाइला को रहना है क्या वो उसके लिए सुरक्षित है या नहीं है। डैट मीन्स कि क्वालिटी चेक करता है हमारे पानी का। ओके, देखिए
अगर हम अपने फुट की बात करें, जो हमारे पायला में फुट होता है जो कि मस्कुलर होता है, तो ये ब्रॉड भी होता है, बहुत चौड़ा भी होता है, फ्लैट होता है, मतलब इस तरीके से देखो थोड़ा सा छितरा हुआ दिखाई दे रहा है, फ्लैट दिखाई दे रहा है। वेंट्रल होता है, वेंट्रली पाया जाता है, रफ भी होता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। और ये ऑपर्क्यूलम से क्या होता है, क्योंकि आपको तो ये दिख रहा है ना कि ये शेल से जुड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, अंदर का जो पार्ट है ये उससे भी तो जुड़ा हुआ है ना। सेल तो आप बस इतना जान लो कि एक बॉडी है, जैसे एक अम्ब्रेला होता है ना, आपके ऊपर अम्ब्रेला रख दिया गया, ठीक है, तो आपने उसको आपको पानी से उस अम्ब्रेला ने बचा लिया। वैसे ही शेल जो है वो एक नॉर्मल सा एक क्या है, एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो हमारे स्नेल के ऊपर रखी हुई है, जो उसको भगवान ने अपने प्रोटेक्शन के लिए दिया है, ठीक है। प्रोटेक्शन के अलावा उसका कोई काम नहीं है, ओके, बस फॉरेन बॉडी से बचाने के लिए वो है। तो एक मान लो कि एक कैप नुमा स्ट्रक्चर बस अंदर रख दिया गया है, लेकिन जो अंदर का विशरल पार्ट है, जो जितने ऑर्गन्स हैं उन सब से ये फुट जो है वो जुड़ा हुआ है, तो अंदर के ऑपर्क्यूलम से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ओके। एंड दिस वन इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम, जिसमें आपको सब कुछ दिखाई देगा। लाइक देखिए, दिस इज द टेंटिकल, दीज आर द आईज, ठीक है, एंड ब्लड वेसल्स भी आपको इसमें दिखाई देंगे। ये सब हम लोग कल बात करेंगे फिजियोलॉजिकल में। अभी इस डायग्राम को आप ना अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लो, एक बार ऑब्जर्व करना कल की क्लास ज्वाइन करने से पहले, और उसके बाद देख लेना, पढ़ा देंगे। तो कल ये हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, मूड अच्छा करके। आज थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा चलता है, कभी कभी मूड अपसेट हो जाता है, तो आज बहुत ही लो वे में पढ़ाया है, आई नो, लेकिन आई डोंट होप कि आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाइला ग्लोबोसा। इसकी जो पहली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एज वेल एज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा हल्का क्लियर किया हुआ है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए, या थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है, तो आप एक बार चैनल को विजिट करिएगा। आपको काफ़ी सारे जीनस आपके एक्चुअली में बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के जुओलॉजी एंड बॉटनी से काफ़ी सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जो आपके एग्जामिनेशन को हलवा क्लियर करने में 1% का भी कसर नहीं छोड़ेंगी, ठीक है। तो अपने एग्जामिनेशन को हलवा क्लियर करने के लिए आप एक बार चैनल पर विजिट करिए। एज वेल एज अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को बिना सोचे समझे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वंडरफुल वीडियोज़ मिलती हैं जो अगेन आपको बहुत हेल्प करेंगी। ओके, देखिए, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा हेड वाले रीजन का डिस्कशन करेंगे, देन उसके बाद फिर हम लोग फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले डाइजेशन पढ़ेंगे, ओके। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो पाइला ग्लोबोसा है उसका अगर हम हेड रीजन का बात करें तो उसमें हम लोगों ने 4 टेंटिकल्स देखे थे, ठीक है। यहाँ पर हमको बहुत अच्छा डायग्राम मिला, तो हमने सोचा क्यों ना हम इस डायग्राम को यहाँ पर लेके चले आप लोग के लिए। देखिए, दिस वन इज द फर्स्ट टेंटिकल, दिस वन इज द सेकेंड टेंटिकल, एंड सेकेंड टेंटिकल में ही आप देखते हो कि यहाँ पर आईज होती हैं, ठीक है, दिस इज द आई। और जो आई होती है, हमने बताया था कि वो ओमेंटोफोर से क्या होती हैं, थोड़ी सी उनका जो स्टॉक होता है उससे जुड़ी रहती हैं। और ये ओमेंटोफोर क्या होते हैं, दे आर मूवेबल। ये पार्ट आपका क्लियर था। उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि दे हैव द माउथ, जिसमें कि इनका जो जो आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर लिप बोलते हैं। और एक इनर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वही इनर लिप बोलते हैं। और फिर ये देख रहे हो आप यहाँ पे ऐसे कितने आराम से ये खा रहा है। तो इनर लिप एंड आउटर जो लिप है उसके मदद से इनका जो भी खाना होता है वो उसे अच्छे से खा लेते हैं। तो आपको समझ में आया माउथ वाले रीज़न कि आपने यही देखा। देखिए कि दे हैव 1 2 3 एंड 4, मतलब ये कि 2 पेयर ऑफ टेंटिकल, देन 1 पेयर ऑफ आई, ओके, दिस इज 1 and 2, 1 पेयर ऑफ आई, एंड इन द सेंटर आप यहाँ पे इनका माउथ देखोगे, एक आउटर होगा और एक इनर होगा, ठीक है। एज वेल एज दे हैव न्यूट्रल लोब, एक होता है, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये पार्ट चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नाउ अब हम लोग फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट सो यू कैन। चलिए फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला ग्लोबोसा। तो हमने आपको हमेशा से बताया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग हमेशा ही 2 चीज़ें पढ़ते हैं, एक होता है आपका एलिमेंट्री कैनॉल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव जूसेस। तो अगर हम एलिमेंट्री कैनॉल की बात करें हमारे पाइला में, तो इनका एलिमेंट्री कैनॉल एक तरीके से कंप्लीट होता है और 3 रीजन में बटा होता है। जो फर्स्ट रीजन इनका होता है वो होता है फोर गट का, जिसे कि हम स्टोमैडिशियम भी कहते हैं।
ठीक है। आप इसको जो भी बोलो, स्टोमेडियम, ठीक है, वही बोलो स्टोमेडियम। और मिडगट जो है उसे हम मिजेंट्रॉन बोलते हैं। हिंडगट को हम प्रोक्टेडियम बोलते हैं। तो प्रोक्टेडियम, स्टोमेडियम एंड आपका मिजेंट्रॉन, ये 3 रीजन्स हैं। अगर इसको अपनी सरल भाषा में याद रखना है तो बस फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट आपको याद रखना है। नाम से ही समझ में आ रहा है, फोरगट जो होगा वो पहले होगा, मिडगट मिडिल वाला पार्ट होगा और हिंडगट जो है वो बिहाइंड मतलब पीछे वाला पार्ट होगा। अगर हम अगेन फोरगट की बात करें तो फोरगट में हम ये देखते हैं कि बक्कल मास मतलब कि आपके बक्कल कैविटी वाला पार्ट एज वेल एज जो आपका ईसोफेगस है ये आपके फोरगट में आता है, ठीक है। सेकेंड जो मिडगट होता है इसमें आप स्टमक देखते हो पाइला का एंड इंटेस्टाइन देखते हो। थर्ड जो हमारा हिंडगट है इसमें आप रेक्टम देखते हो। तो दीज आर द स्ट्रक्चर जो कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में दिखाई देगा, वो भी एलिमेंट्री कैनाल में। क्या हमने बोला आपको कि जो हमारा फोरगट है, जो फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट, फोरगट में हमने देखा क्या, बक्कल मास एज वेल एज हमारा ईसोफेगस। उसके बाद हमने मिडगट में देखा स्टमक एंड इंटेस्टाइन, हिंडगट में हमने रेक्टम, ठीक है। अच्छा, बक्कल मास में ही आप देखोगे कि सबसे पहले माउथ में खाना आएगा, ठीक है, कुछ भी वो खाना खाएगा तो माउथ में आएगा, देन वो बक्कल कैविटी जो होगा, बक्कल मास जो होगा उसमें जाएगा, देन ईसोफेगस, देन उसके बाद स्टमक, देन इंटेस्टाइन एंड जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको रेक्टम के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल लिया जाएगा। तो स्टमक में आप देखोगे कि डाइजेशन पूरी तरीके से हो जाएगा, इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन कर लेगा न्यूट्रिएंट्स का उसमें से, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको रेक्टम के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, पाइला की बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इनका पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है जो कि आपको आई होप कि समझ में आ गया हो। अच्छा, हमारा मिडगट है ना, वो एक्चुअली में इंडोडर्म से लाइनिंग उसकी होती है, जो उसकी मिडगट की पूरी वॉल होगी। लाइक हमारा जो मिडगट में स्टमक एंड इंटेस्टाइन आ रहा है तो उसकी जो वॉल्स है वो इंडोडर्म से क्या होंगी, लाइंड होंगी, ओके। और उसके अलावा जो फोरगट है और हिंडगट है, लाइक बक्कल मास, ईसोफेगस एज वेल एज द रेक्टम, ये क्या होंगी, ये एक्टोडर्म से लाइनिंग होंगी, इनकी जो वॉल्स होंगी, ठीक है। तो बस इतना याद रख लेना कि मिडगट जो हमारा स्टमक एंड इंटेस्टाइन है वो केवल इंडोडर्म से लाइन है, उसके अलावा सभी के सभी एक्टोडर्म से लाइन होंगे, ओके। अच्छा, देखिए रेड्यूला जो होता है ये इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हमने आपको बताया था कि रेड्यूला इनके माउथ जो बक्कल मास है ना उसमें प्रेजेंट होता है। और हमने आपको ये भी बोला था फन फैक्ट में कि इनके पास बहुत सारे तित होते हैं। रेड्यूला रेस्पिंग ऑफ जो इनका खाना होता है, जो भोजन होता है, जो फूड होता है, तो रेस्पिंग ऑफ फूड के लिए रेड्यूला जो है वो यूज़ होता है। सबसे पहले फूड को कट किया जाता है और मैस्टिगेटेड किया जाता है बक्कल कैविटी में, ठीक है। फूड को, भोजन को मुख में जो गुहा के अंदर काटा जाता है और चबाया जाता है। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सिक्रीशन करती हैं अपना सलाइवा और क्या करती हैं, बक्कल कैविटी में उसे डक्ट के थ्रू छोड़ देती हैं, और वहीं पर जाकर के फूड के साथ जो सलाइवा होता है वो मिक्स हो जाता है। लाइक मान लीजिए कि एक घास का टुकड़ा है, उसको पाइला ने क्या किया, खाया, तो उसने माउथ से खाया, अपना अपर जो लिप है, आउटर लिप एंड इनर लिप के सहायता से उसने खा लिया। अब वो जो गया वो अंदर गया तो वो बक्कल कैविटी में जाएगा। अब वो बक्कल कैविटी में गया तो सलाइवरी ग्लैंड जो वहाँ पर प्रेजेंट है वो क्या करेंगी, अपना सलाइवा डक्ट के थ्रू उस बक्कल कैविटी में ले आकर के छोड़ देंगी। तो जो हमारा घास था वो फूड है और फिर सलाइवा आए तो दोनों मिल गए, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, ओके। उसके बाद जो फूड है वो वहाँ ईसोफेगस से क्या होगा, बहुत अच्छे से, क्योंकि सलाइवा मिल गया है तो फिसल करके वो कहाँ चला आएगा, आपके स्टमक में, ठीक है। तो पाइला के स्टमक में जाते ही जो फूड होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टमक के इर्द गिर्द में आप डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखते हो जो कि सिक्रीशन करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस का। उसके द्वारा क्या होगा, फूड का क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। स्टमक में आप एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखते हो और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं एक्चुअली में वहाँ पर इंटरसेलुलर डाइजेशन उनके द्वारा, मतलब उनको साइट बोला जाता है इंटरसेलुलर डाइजेशन का। और एंड एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो एक्चुअली में इंटरसेलुलर डाइजेशन कराती हैं एज वेल एज वो फूड का जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको भी एब्जॉर्ब करती हैं। एंड स्टमक को एज अ साइट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोला जाता है और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे मोलस्कन का, ठीक है। क्या हम बोल रहे हैं, देखिए जो स्टमक है, ओके, लाइक देखिए ये स्टमक है ना, ठीक है। तो जो स्टमक है, स्टमक में आप देखोगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का साइट है। यहाँ पर फूड का एक्स्ट्रा सेलुलर बाह्य, यहाँ पे हिंदी भी लिखी हुई थी, देखिए बाह्य कोशिकाएं पाचन का स्थान जो है वो हमारा स्टमक है। और जो अंतः कोशिका का जो आपका पाचन है वो क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है दे आर द साइट फॉर द इंट्रासेलुलर डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन एज वेल एज जो हमारा स्टमक है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। और ये दोनों ही कैरेक्टर जो हैं ये हमारे मोलस्कन के एक कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर हैं, इन्हें आपको याद रखना है।
तो इफ़ आई रिवाइज दिस ऑल, ठीक है, तो हम यही समराइज करेंगे कि कोई भी जो खाना है पाइला के बॉडी में वो सबसे पहले माउथ के थ्रू आएगा, ठीक है। अब उस माउथ में एक होगी आउटर लिप और एक होगी इनर लिप। इन दोनों की सहायता से जो माउथ है वो किसी भी खाने को क्या करेगा, अपने मुंह के अंदर ले लेगा, ठीक है। देन वो खाना जाएगा कहाँ, देन वो खाना बक्कल मास, जो कि एक तरीके की बक्कल कैविटी है, इसमें जाएगा, ठीक है। लेट्स एज्यूम दिस इज द फूड, ठीक है, दिस इज द फूड एंड इसने एंटर किया माउथ में, ये एंटर हो गया माउथ में। अब ये इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, वो गया बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में अभी हमने आपको पढ़ाया कि यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड है जो कि सिक्रीट कर रही है सलाइवा। अब ये जो सलाइवा है वो इस फूड के साथ क्या होगा, देखिए, वो इस फूड, ये बक्कल कैविटी में आ गया फूड, अब ये सलाइवा के साथ मिल जाएगा, ठीक है। ये सलाइवा जो है इस फूड के साथ मिलेगा, तो ये फूड जो है अब कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये हो गया फूड और इसी में आप ऐसे कुछ बना लो सलाइवा। तो सलाइवा एंड फूड जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए। अब यहाँ बक्कल कैविटी से जो खाना है ये जाएगा आपके ईसोफेगस में, ठीक है। ईसोफेगस पाइप नुमा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बक्कल कैविटी एंड स्टमक को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। फिर ईसोफेगस से ये खाना जाएगा स्टमक में, ठीक है। स्टमक में हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। स्टमक में आप देख रहे हो एक अनदर पार्ट जो कि है, लेट मी दिस, स्टमक में आप देखोगे यहाँ पर ग्लैंड्स, क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, ये हो गए हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है दिस इज द साइट फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एज वेल एज जो हमारा स्टमक है दिस इज ऑल्सो द साइट फॉर डाइजेशन बट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर वो खाना जाएगा इंटेस्टाइन के पास, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, ये यहाँ चला आया, ये प्लस बना देते हैं हम। फिर उसके बाद यहाँ से वो खाना जाएगा इंटेस्टाइन, ओके। एंड इंटेस्टाइन से फिर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड, इंटेस्टाइन में पूरा एब्जॉर्प्शन वगैरह सब कुछ हो गया, जो भी बचा, जो भी वाटर बे मतलब का जा रहा था उसका रीएब्जॉर्प्शन हो गया, जो भी न्यूट्रिएंट बे मतलब का जा रहा था उसका रीएब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर जो वेस्ट, ठीक है, अब मान लीजिए कि ये हम देखें कि ये खाना था, अब इस खाने में से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है, उसे क्या कर दिया जाएगा, रेक्टम के थ्रू, यहाँ अब क्या होगा, रेक्टम के थ्रू इस खाने को क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, ओके। ये खाना हो जाएगा बाहर और ये जो खाना था इसको पूरी तरीके से रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा। तो एक तरीके से न्यूट्रिएंट इनकी बॉडी में आ गया उस खाने से एंड जो वेस्ट था वो बाहर निकल गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप कि समझ में आ गया। अच्छा खासा टाइम दिया हम लोगों ने। अच्छा अब देखिए फिगर के हिसाब से अगर हम बात करें तो दिस इज द व्हाट जो आपका बक्कल मास है वो, ओके। यहीं पर आप देखोगे बक्कल गैंग्लिया, नर्व, भाई हर जगह नर्व चाहिए, वही तो रेगुलेट करती है हर चीज़। देन हमने बोला कि बक्कल जो कैविटी है सलाइवरी ग्लैंड है दे ऑल आर लाइक दे इंटरलिंक्ड, ठीक है। कैसे, देखो ये तुमने देखा, ये पार्ट तुम देख रहे हो बक्कल गैंग्लिया का, ठीक है, सॉरी बक्कल मास का, ठीक। अब यहाँ देखो दिस इज द सलाइवरी ग्लैंड, ये है आपका सलाइवरी ग्लैंड, देखो ये जुड़ा नहीं हुआ है, देखो यहाँ से ऐसे चला नहीं आएगा। मान लो ये रहा बक्कल, यहाँ फूड आया, यहाँ से सलाइवरी गया, फिर यहाँ पर जो है सलाइवरी जो फूड से है वो मिल गया, ठीक है। देखो यहाँ पर ये इससे मिल गया, ठीक है। उसके बाद जो आपके ये रहे पाउचेस, ईसोफेगल पाउचेस जो कि सलाइवरी ग्लैंड को एक सपोर्ट के लिए हैं। फिर ये खाना ऐसे ईसोफेगस में आया, ये लाइन है ईसोफेगस की, ठीक है। देखिए ये रहा ईसोफेगस, दिस वन इज द सलाइवरी ग्लैंड, दिस इज ईसोफेगल पाउच। देन ये खाना जाएगा स्टमक में, देखिए ये वाला पार्ट हो गया स्टमक, ओके। देन यहाँ से स्टमक से दिस गोज ऑन द इंटेस्टाइन सर्कुलर, देन इन द रेक्टम एंड थ्रू एनस, ये बाहर चले जाएंगे, ओके। देखिए ये खाना ऐसे आया स्टमक में,
फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में, एंड बाहर रेक्टम जो है एनस के थ्रू वो बाहर चला गया। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हो ग्लैंडुलर सीथ, एज वेल एज यहाँ पे आप एक सीकम भी देखोगे यहाँ पर। ठीक है, और ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज योर व्हाट, ग्लैंडुलर सीथ। समझ में आ गया पूरा कुछ? डाइजेशन अच्छे से लिख लोगे ना? अब तो नहीं लिखोगे ना तो मार पड़ेगी तुम्हें, बहुत अच्छे से बताया है। देख लो, ये आपके गैंग्लिया दिख जाएंगे जो रेगुलेट करेंगे। ये बक्कल मास हो गया, यहाँ से आप देखोगे कि सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा भेजेगा, फूड के साथ मिक्स हो जाएगा ईसोफेगस के साथ स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस के थ्रू बाहर। ठीक है, समझ गए? चलो एक्सक्रीटरी पढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी के लिए इनके पास ऑर्गन ऑफ बुजानस होता है। देयर इज अ सिंगल लार्ज रेनल ऑर्गन। ठीक है, रेनल ऑर्गन है जिसे हम किडनी बोलते हैं या फिर हम उसे ऑर्गन ऑफ बुजानस बोलते हैं। ऑर्गन ऑफ बुजानस नाम सुन के घबराना नहीं, या ये मत सोचना कि ये कौन सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं, इसको किडनी का ही दूसरा नाम समझो। और ये पेरिकार्डियम के बिहाइंड, मतलब कि पीछे रहता है। जो रेनल ऑर्गन होते हैं ये दो डिस्टिंक्ट चैम्बर्स में बटे होते हैं, एक आपका राइट होता है और एक आपका लेफ्ट होता है। जो कि राइट वाला है उसे हम एंटीरियर बोल रहे हैं और जो लेफ्ट वाला है उसे हम पोस्टीरियर बोल रहे हैं। तो रेनल चैम्बर भाई डिवाइडेड हैं, तो पोस्टीरियर रेनल चैम्बर एंड एंटीरियर रेनल चैम्बर, ये दोनों ही चैम्बर जो हैं बड़े अच्छे से काम करते हैं। क्या करते हैं देखो, बोथ द रेनल चैम्बर इन पाइला ग्लोब्योसा हैव अ ट्रू एक्सक्रीटरी फंक्शन। ये दोनों ही रेनल चैम्बर जो हैं पाइला ग्लोब्योसा में, इनका बहुत ही अच्छा एक वास्तविक उत्सर्जन कार्य करते हैं। ये एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट को, जो कि पाइला ग्लोब्योसा की बॉडी में होता है। जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा वो सब रेनल चैम्बर के थ्रू कर दिया जाएगा। होगा क्या, owing to a single external opening, the excretory product from the posterior chamber are collected into the anterior chamber. पोस्टीरियर से हम क्या करेंगे, जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा, उसे हम एंटीरियर चैम्बर में लेकर के आएंगे। गेटिंग माई पॉइंट, कि पोस्टीरियर से उठा के एंटीरियर में लेके आएंगे, एंड एंटीरियर से सेम जो आपके नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, उनको पैलियल कैविटी मतलब कि मेंटल की कैविटी में उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा रेनल ओपनिंग के द्वारा। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग इज, पोस्टीरियर से देखो, यहाँ पे अच्छा खासा जगह, यहाँ समझाते हैं। देखो रेनल चैम्बर है, ठीक है, एक है पोस्टीरियर रेनल चैम्बर, ठीक है, और एक है एंटीरियर रेनल चैम्बर। व्हाट इज चैम्बर, जैसे आपका रूम एक चैम्बर हो गया, आपके रूम जो कि एक पर्टिकुलर काम के लिए प्रोवाइड किया गया है। तो रेनल चैम्बर जो है वो पोस्टीरियर है, एक एंटीरियर है। एक आपको पोस्टीरियर मतलब कि एक वाले भाग में पाया जाएगा हमारे जो पाइला ग्लोब्योसा है बॉडी में, और एंटीरियर मतलब एक आगे की तरफ पाया जाएगा। तो जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा वो पोस्टीरियर चैम्बर से क्या कर दिया जाएगा, एंटीरियर चैम्बर में लेकर के आया जाएगा। पाइला ग्लोब्योसा की बॉडी में जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें पोस्टीरियर चैम्बर से एंटीरियर चैम्बर तक लेकर के आया जाता है। अब ये जो पोस्टीरियर से एंटीरियर लेकर के आए हैं, ये एंटीरियर रेनल चैम्बर क्या करता है, जो भी मेंटल कैविटी होती है, जो मेंटल कैविटी होती है जिसे कि हम पैलियल कैविटी भी बोल रहे होते हैं, उस कैविटी में ला करके इसे क्या कर देती है, डिस्चार्ज कर देती है। जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं उन्हें, ठीक है, डिस्चार्ज कर देती है। उसके बाद क्या पढ़ा आपने कि थ्रू द एक्सटर्नल रेनल ओपनिंग, और ये कैसे डिस्चार्ज करती है, रेनल ओपनिंग के थ्रू, मतलब एक्सटर्नल रेनल ओपनिंग के थ्रू क्या हो गया है, मेंटल में इसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब ये मेंटल में जो डिस्चार्ज कर दिया गया है, यहीं से जो मेंटल कैविटी है ये क्या करेगी, बॉडी से उस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बाहर फेंक देगी। गेटिंग माय पॉइंट, जो हमारा किडनी होता है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या करता है, ब्लड से निकाल देता है। जो किडनी है, जो भी ब्लड में नाइट्रोजिनस वेस्ट है, उनको वो क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। कैसे निकालेगा, जो वेस्ट निकलता है वो उसे मेंटल कैविटी में डिस्चार्ज कर देता है। अब ये किडनी क्या है, हमने अभी आपको पढ़ाया। देखिए, हम जब तक समझाएंगे नहीं तब तक हम रिवाइज करते ही रहेंगे। देखिए, किडनी को हम लोग बोल रहे हैं ऑर्गन ऑफ बुजानस। ऑर्गन ऑफ बुजानस इज द अनदर नेम ऑफ किडनी, ठीक है।
अच्छा, ये जो ऑर्गन ऑफ बोजानस है, अभी तुमने पढ़ा कि ये एक रेनल ऑर्गन है। क्या है? रेनल ऑर्गन है। ठीक है, अब ये जो हम लोगों का रेनल ऑर्गन हम देख रहे हैं, ये रेनल ऑर्गन आगे चल करके 2 चैम्बर में डिवाइड है। ठीक है, रेनल ऑर्गन, रेनल एक शब्द है जो कि हमारे एक्सक्रीटरी के लिए ही यूज होता है, किडनी के लिए ही यूज होता है, इस बात को दिमाग में बैठा लो। रेनल ऑर्गन जो है ये आगे चल के पोस्टीरियर रेनल चैम्बर में डिवाइड है, एज वेल एज जो हमारा एंटीरियर रेनल चैम्बर है उसमें डिवाइडेड है। होता क्या है कि जो भी वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे पाइला ग्लोबोसा की बॉडी में, वो पोस्टीरियर से एंटीरियर लेकर के आए जाते हैं। ठीक है, उनका ट्रैवल पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ होता है। एंटीरियर तक आते आते जब एंटीरियर रेनल चैम्बर में सब नाइट्रोजनस वेस्ट एंड जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो आ जाते हैं, तो यहाँ एंटीरियर रेनल चैम्बर क्या करेगा, पूरा का पूरा नाइट्रोजनस वेस्ट मेंटल कैविटी में क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। और ये मेंटल कैविटी क्या करेगा, जितना भी आपने देखा है नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये सब क्या कर देगा, बॉडी के आउटसाइड फेंक देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो वी आर डन विद द डाइजेशन एज वेल एज वी आर डन विद द एक्सक्रीशन। ठीक है, सेंस ऑर्गन की बात करें तो सेंस ऑर्गन में ऑस्फेरिडियम इज द फर्स्ट ऑर्गन। ये क्या करता है, और हमने आपको पढ़ाया था कि ये क्या करता है, टेस्ट करता है करंट ऑफ वाटर का कि इसकी क्वालिटी कैसी है। ऑस्फेरिडियम क्या करता है, एक कीमो रिसेप्टर होता है और ये चेक करता है कि जिस पानी में पाइला ग्लोबोसा को रहना है, क्या वो पानी उसके लिए अच्छा है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे पानी आप देखते हो एसिड होते हैं, कई पानी में बेसिक कैसे होते हैं, एसिड एंड बेस। आपने कोल्ड ड्रिंक ले जाके फेंक दिया, आपने कोई मान लो हल्दी ले जाके फेंक दिया, आपने मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें फेंक दी, लाइक आपने नींबू फेंक दिया, आपने बहुत सारी चीज़ें फेंक दी जो कि बहुत गलत चीज़ें हैं। और हमने आपको बताया कि ओवरऑल वर्ल्ड में पाई जाती हैं पाइला ग्लोबोसा एंड ये वाटर में पाए जाते हैं। तो वाटर में ये भी हो सकता है कि कोई वाटर जो है वो हमारे इंडस्ट्रीज से जुड़ी हो। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हमारे वाटर में आ रहा है, तो वो भी एसिड एंड बेसिक का एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा वाटर में। तो वाटर का एक लाइक क्वालिटी क्या है, वाटर ठीक है या नहीं पाइला को रहने के लिए, वो चेक करता है ऑस्फेरिडियम। ठीक है, स्टैटोसिस्ट नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम है, कि किसी भी तरफ मान लो बेचारा ये उलट जाए, पलट जाए, लेफ्ट राइट, पता चले कि उनका पेट ऊपर हो जाए और पीठ नीचे हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, पैर इधर उधर हो जाए, इनका फुट कुछ भी हो जाए, कैसे भी किसी भी तरीके से इनका जो बॉडी का एक इक्विलिब्रियम है वो खराब हो जाए, तो उसे दोबारा से मेंटेन कौन करता है, स्टैटोसिस्ट। उसे पता चल जाता है अरे भाई पाइला भाई पलट गए हो, चलो सीधा हो, तो ये स्टैटोसिस्ट बताता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आईज आपको नाम से ही पता चल रहा है कि भाई सेंसरी टू लाइट होंगी। जितना भी लाइट का जो भी काम होगा, जो भी स्टिमुलाई लाइट के द्वारा मिलेगा, वो सब हमारी आईज संभालेंगी। इनमें ओमेंटोफोर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो टेंटिकल्स होते हैं वो कंटेन करते हैं टैक्टाइल एंड कीमो रिसेप्टर सेल, जो कि गस्टेटरी भी होते हैं। क्या होते हैं, गस्टेटरी भी हो सकते हैं। और फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटिकल जो है वो ऑल्फैक्टरी होता है। और हमने आपको एक और पेयर पढ़ाया है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमने 2 पेयर पढ़ाए थे, एक ऑल्फैक्टरी जो कि स्मेल के लिए था, और दूसरा तुम्हें बताना है कि उसका क्या नाम है, कमेंट में जरूर बताओ। ठीक है, चलो तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो हमने पढ़ा कि दे हैव आई, द फर्स्ट मान लो इसको सेंस ऑर्गन, दे हैव टेंटिकल, ओके। द सेकेंड वेयर इज दे अनदर, स्टैटोसिस्ट नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं है, स्टैटोसिस्ट एक हमारा थर्ड है। ठीक है, और एक हमने ऑस्फेरिडियम देखा जो कि मेंटल पे होता है। ओके, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मेंटल पे प्रेजेंट होता है। और चलो इसको थोड़ा आराम से देख लो। तो अभी ये न्यूमेटोस्टोम, इसे देख लो, ये मेंटल पे है, ये तुम्हारा मेंटल वाला पार्ट है। ठीक है, ये तुम्हारा मेंटल वाला पार्ट है, और इस पे क्या है, इस पे है तुम्हारा न्यूमेटोस्टोम। और इसको थोड़ा याद रखना क्योंकि अभी आगे काम आएगा। तो वी आर डन विद द डाइजेशन, द एक्सक्रीशन एज वेल एज द सेंस ऑर्गन। डाइजेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, क्या क्या पढ़ा, बकल कैविटी मतलब माउथ, उसके बाद फिर बकल कैविटी, देन ईसोफेगस, देन उसके बाद स्टमक, देन उसके बाद इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन एनस। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो हो रहा है स्टमक में हो रहा है, इंट्रा सेलुलर जो हो रहा है वो जो साइट है वो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड है। एक्सक्रीशन में क्या पढ़ा, ऑर्गन ऑफ बोजानस, रेनल चैम्बर 2 है, पोस्टीरियर से एंटीरियर आता है, एंटीरियर से मेंटल कैविटी से बाहर। सेंस ऑर्गन में क्या पढ़ा, ऑस्फेरिडियम
फॉर द क्वालिटी ऑफ वाटर, स्टैटोसिस्ट फॉर द इक्विलिब्रियम, जो उनकी बॉडी का है, बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए। थर्ड हमने टेंटिकल्स मान लो, तो टेंटिकल्स किस लिए हैं, गस्टेटरी भी हो सकते हैं, एज वेल एज जो आई है वो सेंसिटिव टू लाइट है, प्लस इनमें जो पेयर ऑफ टेंटिकल है वो एक ऑल फैक्ट्री है, एक आपको कमेंट में बताना है। तो ये हमने अभी तक पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम इनमें ओपन टाइप का होता है, डबल मोड रेस्पायरेशन होने की वजह से। पहले रेस्पायरेशन पढ़ा दें, कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही पढ़ लो। देखो, तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इस वजह से कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि इनमें ना डबल मोड ऑफ रेस्पायरेशन होता है। रेस्पायरेशन में क्या होगा, एक एक्वेटिक होगा और दूसरा एरियल होगा। अभी समझाएंगे, बहुत ईजी है। तो दो तरीके के रेस्पायरेशन होने की वजह से जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो यहाँ ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, नॉर्मल सा जितना बता रहे हैं उतना याद रखना। इनमें ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में पाया क्या जाता है, एक पेरिकार्डियम पाई जाएगी, हार्ट की जो ऊपर की लेयर होगी। तो हार्ट होगा तभी तो ऊपर की लेयर होगी, तो हार्ट की ऊपर की लेयर पेरिकार्डियम, फिर हार्ट पाया जाएगा, फिर आर्टरीज पाई जाएंगी, साइनसेस पाए जाएंगे, वेन्स थ्रू विच द ब्लड फ्लो। ऑब्वियसली बात है भाई कि एक हार्ट होगा और हार्ट को कवर किया होगा पेरिकार्डियम, और फिर यहाँ से जितना भी ब्लड निकल रहा है उसके लिए मान लीजिए यहाँ से ये जितना भी ब्लड का जो फ्लो होगा वो कौन कराएगा, आर्टरीज, वेन्स एंड साइनसेस। ठीक है, यहाँ से जो भी फ्लो है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि एक पेरिकार्डियम है, एक हार्ट है, एक मतलब एक नहीं, काफ़ी सारी आर्टरीज, साइनसेस, वेन्स थ्रू विच जो इनका ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में फैलाया जाता है। देखिए, जो ब्लड होता है गैस्ट्रोपोर्ट्स का, लाइक हमने आपको बताया था कि ये गैस्ट्रोपोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो क्लास गैस्ट्रोपोर्ट। तो जो इनका गैस्ट्रोपोर्ट क्लास है, एक्चुअली में होता क्या है कि इनके पास एक पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसका नाम है हीमोसाइनिन। और ये हीमोसाइनिन बना होता है आपके कॉपर एंड प्रोटीन से, जिसके वजह से ना जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का, फेंटली ब्लू कलर का ये दिखाई देता है। हीमोसाइनिन जो होता है वो प्लाज्मा के साथ क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है और फेंटली आपको नीले कलर का दिखाई देता है। मतलब क्या होता है, हीमो मतलब ब्लड होता है, साइनिन में आप कॉपर एंड प्रोटीन याद रखना। ठीक है, समझ गए। अच्छा, तो हीमोसाइनिन का मतलब समझ में आया कि ब्लू कलर हमें हीमोसाइनिन की वजह से मिलता है। देखिए, ये रहा इनका ऑरिकल, दिस इज द वेंट्रिकल, ये मिला करके क्या हो जाएंगे, हार्ट बन जाएंगे। ओके, देन आपको इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। एफरेंट टेनिडियल वॉल, पल्मोनरी वेन, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ये आप देख लो, ये गैस्ट्रिक आर्टरी है, सिफेलिक आयोटा है, सब सारे ऑर्गन्स जो हैं, लाइक हर एक पार्ट जो पाइला का है वहाँ के लिए हर एक आर्टरी, वेन्स सब बनी हुई हैं, वहाँ तक वो क्या ले जा रही हैं, ब्लड लेकर के जा रही हैं। ठीक है, तो ये इनका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम था। रेस्पिरेटरी सिस्टम द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ पाइला ग्लोबोसा, जो कि बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि अगर हम हैं तो क्या गम है। देखिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है ये सिंगल टिनिडियम या फिर गिल से बना होता है। एक इनमें लंग होता है और एक इनमें पेयर ऑफ न्यूट्रल लोब होता है। मतलब कि एक गिल, एक पल्मोनरी सैक, ठीक है, मतलब लंग, और एक इनमें न्यूट्रल लोब। कैन यू टेल मी, गिल किसके लिए काम आता है? जब आप एक्वेटिक रेस्पिरेशन देखोगे, जब पाइला में एक्वेटिक रेस्पिरेशन होगा तब गिल का काम आएगा। पल्मोनरी सैक जब इनमें एरियल का होगा, और न्यूट्रल लोब जब वाटर में रह करके, ठीक है, समझ रहे हो मेरा बात। देखो, वाटर में रह करके जो पाइला है वो एयर से रेस्पिरेशन कर रहा है, तब न्यूट्रल लोब आएगा। कंफ्यूज हो रहे हो क्या? देखो देखो देखो, हम बता रहे हैं। मान लो कि एक इनमें गिल है, एक इनमें पल्मोनरी सैक है, और एक इनमें क्या है, न्यूट्रल लोब है। तो जो गिल है ये रिस्पॉन्सिबल होगा एक्वेटिक के लिए, ठीक है, एक्वेटिक रेस्पिरेशन। जो पल्मोनरी है ये रिस्पॉन्सिबल होगा एरियल के लिए। ओके, जो न्यूट्रल है, जो न्यूट्रल लोब है, ये एक्वेटिक में रह करके, मतलब पानी में स्नेल रह रहा है, लेकिन वो बाहर की एयर, मतलब कि एरियल से क्या कर रहा है, रेस्पायर कर रहा है। समझ गए? इसको बना लेना, इजी है, बहुत शॉर्ट टर्म में आपको समझ में आ जाएगा। अब होता क्या है कि जो गिल्स होती हैं, पहले उनमें थोड़ा सा पढ़ लो। जो टिनिडियल एक्सिस होता है गिल में, वहाँ आप एक एफरेंट ब्लड वेसल देखोगे जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, मतलब कि वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होगा, और एक एन एफरेंट होगा। एक एफरेंट होगा, एक ईफरेंट होगा। एफरेंट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड लेके घूमेगा, और ईफरेंट जो है वो ऑक्सीजनेटेड लेके घूमेगा। डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि ऐसा ब्लड जिसमें CO2 की मात्रा अधिक होगी, और ऑक्सीजनेटेड मतलब वो कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी। हार्ट एक टिनिडियल एक्सिस है,
जो कि एक एफरेंट ब्लड वेसल और एक इफरेंट ब्लड वेसल गिल से हार्ट तक लेकर के पहुंचाती हैं। जो एफरेंट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया रहता है और जो इफरेंट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया रहता है। जितनी भी गिल्स लैमेला होती हैं हमारे गिल में वो सभी की सभी सेम साइज की नहीं होती हैं। ये लार्जेस्ट होती हैं मिडिल में एंड ग्रेजुअली ये स्मॉलर होने लगती हैं जैसे वो एंड की तरफ जाती हैं। लाइक सी दिस, ये रहा इफरेंट टिनिडियल वेन और ये रहा एफरेंट टिनिडियल वेन। तो गिल से आप यहाँ देखो ये लेकर के आएगा ऐसे और फिर यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड होकर के ये ऐसे हो जाएगा। समझ गए? तो ये टिनिडियल एक्सिस से आपको देखना था। गिल के बारे में ये थोड़ा सा था। उसके बाद देखो पल्मोनरी सेक, क्योंकि गिल पढ़ा पल्मोनरी सैक न्यूट्रल लोब तो थोड़ा थोड़ा तो जानना था ना। तो गिल वाला चीज़ समझ में आया, एक इफरेंट एक एफरेंट। उसके बाद देखो जो पल्मोनरी सैक होता है इसे हम अनदर नेम लंग भी बोलते हैं। ये एक क्लोज कैविटी होती है, बैग नुमा स्ट्रक्चर इनका होता है, थैलेनुमा। और ये डॉर्सल वॉल मेंटल का जो डॉर्सल वॉल होता है वहाँ से ये लटकते हुए दिखाई देती हैं पल्मोनरी चैम्बर में। ठीक है, अभी हम आगे आपको फिगर दिखाएंगे। और न्यूट्रल लोब क्या होता है? ये इलोंगेटेड फनल ऐसे कुछ बन जाता है जिसे हम सिफॉन भी कहेंगे। जब रेस्पायरेशन की, जैसे हमने आपको बताया कि न्यूट्रल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कि पाइला एक्वेटिक में रह रहा है, वाटर में रह रहा है, लेकिन रेस्पायरेशन वो एयर से कर रहा है। तो एयर लेने के लिए पानी में से कोई तो पाइप नुमा स्ट्रक्चर वो निकालेगा ना। जैसे सबमरीन देखी है तुमने, ऊपर लेंस मतलब ऊपर से इमेज कैप्चर करने के लिए उसका एक हेड ऊपर थोड़ा सा निकला रहता है, वैसे ही सेम प्रोसेस होती है। अभी हम बना के दिखाएंगे तुम्हें। ठीक है, तो न्यूट्रल लोब मतलब तुम ये समझो कि उसमें सिफॉन बड़ा ही अच्छा रोल प्ले करता है। न्यूट्रल लोब क्या है? एक इलोंगेटेड एक पाइप नुमा एक लंबा सा एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम सिफॉन बोलते हैं, जहाँ से एयर की एंट्री एंड एग्जिट होती है। एयर आता है अंदर और फिर वापस भी उसी जगह से जाता है। इसलिए हम पढ़ेंगे फिर एरियल पढ़ेंगे। अगर नॉर्मल से एक्वेटिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये तो बहुत ईजी है, तुम्हें 1000 बार हमने पढ़ाया हुआ है कि भाई ये पानी है, ठीक है, ये हमारा पानी है और इसमें मान लीजिए कि हमारे पाइला ग्लोबोसा रह रहे हैं। ठीक, ये मान लीजिए कि पाइला को कैसे बनाए, अब ज़्यादा ड्राइंग नहीं करेंगे, बस इतना मान लो कि ये पाइला है। तो होगा क्या कि जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होगा यहाँ पे, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होगा यहाँ, उसे क्या करेगा पाइला अपने पाइला आराम से इन ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में ले लेगा और जो भी पाइला की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो इस वाटर में क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा। तो दिस इज द एक्वेटिक रेस्पिरेशन, बहुत ईजी। लेकिन ये रहा इनका न्यूट्रल लोब। ठीक, ये जो न्यूट्रल लोब है यही हेल्प करेगा इनको एरियल रेस्पिरेशन के लिए। ठीक, ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी सैक इनटू पल्मोनरी चैम्बर ऑफ द मेंटल कैविटी। न्यूमेटोस्टोम दिखाया था मेंटल कैविटी पे, दिस वन इज द न्यूमेटोस्टोम, जहां से एयर क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। ठीक, यहाँ पर आपको पल्मोनरी शेक ये दिख रहा है, थैलानुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वेंट्रिकल है, ये ऑरिकल है। क्योंकि आपको पता है कि आपका रेस्पिरेशन हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से बड़ा जुड़ा होता है, क्योंकि भाई उसी से CO2 एंड O2 का लेन देन हो रहा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट इज़ ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन। तो जहाँ तुम्हारा गिल वगैरह होगा, पल्मोनरी सेक होगा, वहाँ पे तुम्हारा ऑरिकल एंड वेंट्रिकल होना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और ये तुम्हारे चैम्बर्स क्या बोलते हैं इसको, ब्रैंकियल जो ब्रांचेज होती हैं वो हो गई। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। ये रहा न्यूमेटोस्टोम, यहाँ से क्या हो रहा है, एयर एंटर कर रहा है। ठीक है, यहाँ से न्यूट्रल लोब ये जो सिफॉन बना हुआ है यहाँ से भी एंटर करेगा और यहीं से बाहर चला जाएगा। तब जब ये वाटर में रहेगा, जब ये पानी में रहेगा, तो इनमें जो न्यूट्रल लोब पाया जाएगा वो क्या होगा, वो पानी के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तुम समझ भी रहे हो। देखो हमें पता है, तुम्हें ऐसा लग रहा हो दीदी आप समझा कहाँ अच्छी रही हैं। देखिए हम समझाते हैं, 1 मिनट। ये देखिए ये पानी है, ये पानी है। अभी हमने तुम्हें बताया कि जब उसे एकदम सांस लेने का मन नहीं कर रहा है तो उसकी जो बॉडी सरफेस है वो आराम से पड़ी रहती है, एक्सचेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। ठीक है, अच्छा है कि जो पाइला है, देखिए एक तो ये रहा पाइला, वेट 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 थोड़ा सा नॉर्मल, देखिए एक तो ये रहा पाइला, ठीक है, और एक दूसरा पाइला हम यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, अब समझो मेरा बात अच्छे से। जब ये नॉर्मल पड़ा हुआ है तो इसने क्या किया, CO2 वापस कर दिया और O2 को जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वाटर में उससे ले लिया।
ये नॉर्मल रेस्पिरेशन है एक्वेटिक का। इसमें फिर एक नूचल लोब खोल देता है। नूचल लोब यहाँ नहीं है, हमसे मत बोलना कि शेल पे बना रही हो, नहीं, हम बस एक नॉर्मल समझा रहे हैं कि नूचल लोब इनकी बॉडी में क्या करेगा, इस तरीके से क्या करेगा, ऐसे बाहर निकल जाएगा वाटर से। वाटर जो है वो यहीं तक तो तुम्हें दिख रहा है, जो वाटर है वो तुम्हें यहीं तक दिख रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि ऐसे करके जो नूचल लोब है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक। ये नूचल लोब क्या हो गया, बाहर निकल गया, जो कि अभी एक सिफॉन का रूप लिया है। अब क्या होगा कि यहाँ पर सिफॉन पे एक ऐसे होल होगा, ठीक है। अब इसी होल से जो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे वो इस तरीके से अंदर लेकर के आएगा, रेस्पिरेशन पल्मोनरी सेक के द्वारा वहाँ पे सब कुछ हो जाएगा रेस्पिरेशन। और जो CO2 होगा वो इसी नूचल लोब जो इनका सिफॉन है उसके द्वारा क्या कर देगा, CO2 जो है वो बाहर फेंक देगा। अब समझ में आ रहा है कि पानी में रह कर भी ये एरियल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर किसका काम आ रहा है, नूचल लोब का, ठीक है। नूचल लोब के ही द्वारा एंट्री एंड एग्जिट होती है वाटर की। अगर अब हमने आपको बताया था कि जब रेनी सीजन होता है तो पायला टूर के लिए निकलता है, वो बहुत थक जाता है, बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है अपनी जगह पे रह करके, तो वो निकलता है टूर के लिए, कहता है अब तो हम घूम के आएंगे, अपना बस्ता वस्ता लेके निकलता है। तो फिर बाहर निकल गया तो मर नहीं जाएगा अगर उसे नहीं मिलेगा और क्या कहते हैं एयर, तो अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो अभी तुम्हें हमने पढ़ाया, मान लो कि ये पायला तुम्हारा जो है ये अब पानी में से निकल के बाहर चला आया, तो अब ये कैसे रेस्पिरेशन करेगा। अब रेस्पिरेशन करने के लिए अभी हमने तुमको यहाँ ऊपर एक चीज़ दिखाई थी मेंटल पे, क्या दिखाया था, मेंटल पे एक चीज़ दिखाई थी जिसका नाम है न्यूमेटोस्टोम। थ्रू दिस पोर, जो इनकी ओपनिंग है न्यूमेटोस्टोम, यहाँ से क्या होगा, जो एयर यहाँ पर एयर में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, एयर में जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, इस न्यूमेटोस्टोम के द्वारा अंदर चला जाएगा। अब तो समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना तुम्हें रेस्पिरेशन। नॉर्मल तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि वाटर करंट अंदर जा रहा है तो फिर एक्वेटिक में वो एक्सचेंज हो जा रहा है, वाटर करंट अंदर जाते और बाहर निकलते में। लेकिन एरियल से भी अगर वाटर में रह करके एरियल से लेना है तो नूचल लोब निकाल दो, बाहर हो जाएगा। और अगर खुद बाहर स्नेल आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, जो न्यूमेटोस्टोम उसके मेंटल पे दिया हुआ है आराम से उससे भी सांस ले रहा है, तो इसे सांस की कमी कभी नहीं पड़ती है, ठीक है। ये मस्त अपना सांस लेता रहता है, इसको कभी सांस की कमी नहीं पड़ेगी, इतने सारे इसको फॉर्म्स दिए गए हैं कि इसे सांस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एरियल रेस्पिरेशन में दो तरीके से एरियल रेस्पिरेशन होता है। व्हेन द स्नेल कम्स to the surface of the water, it left neutral lobe project as a tube above the water and air is drawn into it. As I said, the air goes to the pulmonary chamber and then into the lung, the bronchial chamber being shut up by the epithenia pressing against the mantle. ये एक था जो कि आप देख रहे थे कि पानी में रह करके वो ले रहा है एरियल, और दूसरा है कि when the snail comes on the land, it take air directly into the lung through the mantle cavity. No siphon is formed on the left neutral lobe, ठीक है। देखो एक्वेटिक में तुम्हारा ये रहा, आराम से यहाँ से पानी आएगा, ये पल्मोनरी शेक है, चैम्बर है, यहाँ पे आपके ऑरिकल है जहाँ पे आप देखोगे कि CO2 और O2 का ये ब्लड वाला जो सिस्टम है, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड वाला जो सिस्टम है कि ऑक्सीजन दे देगा ब्लड को और CO2 जो है उसको ले लेगा। उसके बाद वाटर जो है जो कि बचा हुआ है CO2 वाला है उसे क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। फिर वही चीज़ अगर हम हमारे एक्वेटिक में नूचल लोब वाला देखें तो सेम चीज़ आपको हमने अभी पढ़ाई है। देखो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इनमें रेस्पिरेशन दो तरीके का है, जो हमारा एरियल है और एक्वेटिक है, दोनों में डिफरेंस है। एक्वेटिक में नॉर्मल जो है O2 एंड CO2 का एक्सचेंज हो जाता है, किसके द्वारा, केवल वाटर करंट के द्वारा, जो वाटर उनके अंदर जा रहा है उसके द्वारा। लेकिन अगर हम एरियल की बात करें, ठीक है, अगर हम एरियल की बात करें तो ये दो तरीके से होगा। एक आप नूचल लोब के द्वारा देखोगे कि पानी में रह करके एयर से ले रहा है, नूचल लोब बना करके अच्छे से सिफॉन का फॉर्मेशन कर दे रहा है। और सेकेंड आप देखोगे कि जो न्यूमेटोस्टोम प्रेजेंट है मेंटल पे, एक ओपनिंग प्रेजेंट है, उससे वो आराम से लैंड पे आते ही वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर ले रहा है। तो रेस्पिरेशन आपको समझ में आ गया। देखो रिप्रोडक्शन, पाइला ग्लोबोसा में जो सेक्सेस होते हैं दे आर सेपरेट, ठीक है। पाइला ग्लोबोसा में जो सेक्सेस होते हैं दे आर सेपरेट, मतलब कि मेल एंड फीमेल पाइला अलग अलग है। देयर इज डेफिनेट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, आप आराम से समझ जाओगे कि कौन सा मेल है पाइला ग्लोबोसा एंड कौन सा फीमेल है एक्सटर्नली देख करके।
इसी को बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। जो शेल होता है मेल का वो यूजुअली स्मॉल होता है, जो उनका सेल होता है वो छोटा होता है साइज में और कम फूला हुआ होता है। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो उनका शेल बड़ा होता है, ज़्यादा फूला हुआ होता है, ठीक है। इनमें वेल डेवलप्ड कॉपुलेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं मेल में, लेकिन क्वाइट रूडिमेंट्री मतलब कि अविकसित होते हैं हमारे फीमेल में, ठीक है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसमें आप टेस्टिस देखोगे जिसमें आपको वॉशा इफ्रेंसिया दिखाई देगा, वॉशा डिफरेंस देखोगे, पेनिस देखोगे सीट के साथ, हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड देखोगे। फीमेल में आप ओवरीज देखोगे जिसमें माइन्यूट डक्ट पाई जाएंगी, मेन ओविडक्ट होगा, रिसेप्टिकम सेमाइनिस होगा, यूट्रस, वेजाइना एंड हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड। फिर देखिए यहाँ पर जो एग होगा वो फर्टिलाइज होगा यूट्रस में एंड ओवी पोजीशन स्टार्ट होगा डे 2 और 3 पे। जब फर्टिलाइज एग जो होगा वो लेट करेगा मासेज ऑफ 200 to 800 इन द मॉइस्ट अर्थ नियर पॉन्ड एंड लेक। यही बोला जाए कि एग के फर्टिलाइजेशन के बाद जो इनमें मतलब एक तरीके से बोला जाए एक मास बना लेते हैं इनका फर्टिलाइज एग का, वो 200 से लेके 800 तक के एग का मास बन जाता है। कहाँ बनता है? जो पॉन्ड, जो झील वगैरह होती हैं, जो आपके लेक वगैरह होते हैं, उनके अगल बगल में आपको दिखाई देगा मॉइस्ट एरिया में। गेटिंग माई पॉइंट? हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव सेम चीज़ आपको हमने 10 बार पढ़ाया हुआ है कि मेल से आप देखते हो कि स्पर्म आता है, फीमेल से वह आता है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों के लिए अपनी अपनी एक डक्ट भी दी हुई होती है। भाई अगर टेस्टिस के पास एक नली लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा, एक डक्ट नहीं होगा, तो वो कैसे स्पर्म को बाहर फेंकेगा? तो स्पर्म के ट्रैवल के लिए एंड ओवा के ट्रैवल के लिए दोनों के लिए डक्ट पाई जाती हैं ओवरीज एंड टेस्टिस में, ठीक है। तो टेस्टिस से स्पर्म आ रहा है, ओवा से ओवरीज से आपके एग आ रहे हैं, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, आगे फिर डिविजन्स होंगे, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ये सब चीज़ें बनेंगी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन एज वेल। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। पाइला ग्लोबोसा भी खत्म हो गया, हम लोगों ने पाइला ग्लोबोसा के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप वीडियो को लाइक भी करेंगे। कमेंट में जो हमने आपसे पूछा है कि हमने आपसे पूछा था टेंटिकल्स के 2 नेम हैं, एक ऑल्फैक्टरी और एक कौन सा है, वो आपको बताना है। और भी शायद एक क्वेश्चन पूछा था तो उसका भी आंसर आप लोग कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप दिल खोल करके हंसिए, मुस्कुराइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे जो भी पढ़ना होगा टेलीग्राम पे आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे कि आगे हम यूनिट 2 आपका पेपर 2 से उठाएंगे या फिर हम इसे ही कंटिन्यू करेंगे, पेंटासेरोस पढ़ाएंगे। अच्छा हाँ, ये कमेंट करके बता देना कि तुम्हें पेंटासेरोस पढ़ना है या फिर हम यूनिट 2 स्टार्ट कर दें फ्रॉम पेपर 2। ओके, तो इट्स ऑल अप टू यू। जो भी कमेंट आप करोगे वही पढ़ाया जाएगा, हमें तो बस पढ़ाने से मतलब है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय। और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। बाय बाय।